1966 का साल भारत के लिए दुर्घटनाओं का साल था। पहले 11 जनवरी को खबर आई कि देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की ताशकंद में मृत्यु हो गई। देश से हजारों मील दूर ऐसा हुआ। आने वाले वक्त में इस घटना ने कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को जन्म दिया, फिल्म्स बनी, लोगों को खूब माल मसाला मिला। किसी ने कहा कि केजीबी का हाथ है तो किसी ने सीआईए का हाथ बता दिया। इस घटना को बीते कुछ ही दिन हुए थे कि एक और बुरी खबर आ गई सुदूर फ्रांस से, जहां देश के नामी वैज्ञानिक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा का प्लेन क्रैश कर गया था। शास्त्री जी का शरीर भारत लाया गया था। मृत्यु के वक्त गवाह भी मौजूद थे, लेकिन तब भी इस मृत्यु से जुड़ी कमेटी की रिपोर्ट सामने नहीं आ पाई। कई सवाल ज्यों के त्यों रहे। डॉक्टर भाभा का केस तो और भी मिस्ट्री से भरा था। सिर्फ 3 महीने पहले डॉक्टर भाभा ने बयान दिया था कि भारत परमाणु हथियार बना सकता है। प्लेन हादसे की जो तहकीकात हुई उसमें फ्रेंच अधिकारियों ने सिर्फ एक हाइपोथेसिस की बात की। ना प्लेन का ब्लैक बॉक्स मिला, ना ही किसी यात्री का शरीर। ये कोल्ड वॉर का दौर था, भारत को रूस के पक्ष में देखा जाता था। इसीलिए इस विमान दुर्घटना को लेकर भी कई तरह की थ्योरीज चली। आज जानेंगे कि कैसे हुआ था ये प्लेन हादसा, आधिकारिक तहकीकात में क्या सामने आया और कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज क्या क्या बनी और उनमें आखिर कितना दम है। नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं तारीख, जिसमें हम सुनाते हैं उस तारीख से जुड़ी भारत की ऐतिहासिक कहानियां और किस्से। आज 24 जनवरी का दिन है और आज की तारीख का संबंध है एक प्लेन हादसे से। Brought to you by Kuku FM. Download the app now. शुरुआत से पहले आपको बता दें कि इसी हफ्ते भारत गणतंत्र की 73वीं सालगिरह मना रहा है, क्योंकि साल है 2022 का। इस मौके पर हमारे साझेदार कुकू एफएम ऐप लाए हैं खास ऑफर। 29 जनवरी तक कुकू एफएम ऐप के प्रीमियम सब्सक्रिप्शन पर आप पा सकते हैं 50% की छूट। इसके लिए आपको इंडिया कोड का इस्तेमाल करना है, INDIA अंग्रेजी में। कुकू एफएम ऐप पर आपको मिलेंगी जाने माने वर्ल्ड लीडर्स की जीवनियां, आत्मकथाएं, ढेरों उपन्यास और कई तरह की ऑडियो बुक्स भी। ध्यान रखें, इंडिया कोड सिर्फ 29 जनवरी 2022 तक वैलिड है। बाकी जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिया लिंक देख सकते हैं। चलिए अब चलते हैं आज के किस्से पर, जिसकी शुरुआत के लिए फर्ज कीजिए एक लॉकर, वो जो फिल्मों में दिखाई देता है, जिसमें कई घिर्रियां होती हैं और लॉक मास्टर कान लगाकर एक एक घिर्री को खोलता है। अब मान लीजिए लॉकर बनाने वाला एक चैलेंज रख दे कि जो लॉकर खोलेगा उसे अंदर रखी चीज मिल जाएगी। इस लॉकर को खोलने की कोशिश कई महारथियों ने की, सालों दशकों तक, लेकिन कोई खोल नहीं पाया। फिर इतना समय बीत गया कि अंदर रखी चीजों को भूल ही गए। अंदर क्या था वैसे भी किसी को नहीं पता, लेकिन सिर्फ लॉकर में छुपा देने से उस चीज की अहमियत बढ़ती गई, चाहे फिर वो कोई मामूली चीज ही क्यों ना हो। और बड़ा सवाल ये हो गया है कि आखिर लॉकर में चीज छुपाई क्यों गई। यानी चीज के कीमती होने का महत्व इसलिए नहीं है कि वो अपने आप में कीमती है, बल्कि इसलिए है कि उसे लॉकर में छुपा कर रखा गया है। इसी तरह जन्म लेती हैं कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज। अगर बात छुपा दी जाए तो उसको लेकर लोग तरह तरह के अंदाजे लगाने लगते हैं। यही उस विमान दुर्घटना के साथ भी हुआ था जिसमें डॉक्टर भाभा की मृत्यु हुई थी। इस दुर्घटना की तहकीकात फ्रेंच अधिकारियों ने की। पहले ऑफिशियल पक्ष जान लेते हैं फ्रेंच ऑफिशियल्स का। डॉक्टर भाभा को उस दिन जिनेवा जाना था। इसके लिए वो एयर इंडिया की फ्लाइट 101 में सवार हुए थे, 101। इस विमान का नाम था कंचनजंगा। प्लेन में 106 यात्री और 11 क्रू मेंबर थे। मुंबई से उड़ान भरने के बाद विमान दिल्ली में रुका, उसके बाद बेरूत पहुंचा, जहां एक और बारी से रुकना था। बेरूत से इसने जिनीवा के लिए उड़ान भरी और आज के दिन यानी 24 जनवरी 1966 को जिनीवा उतरने से कुछ मिनट पहले ही आल्प्स की पहाड़ियों पर यह प्लेन क्रैश कर गया। बचाव दल पहुंचा, तब तक प्लेन पूरी तरह नष्ट हो चुका था। बचाव दल ने यात्रियों को खोजने की बहुत कोशिश की, लेकिन सिर्फ कुछ पैकेट्स और चिट्ठियों के अलावा उन्हें कुछ भी नहीं मिला। अंत में खराब मौसम के चलते राहत कार्य को वहीं रोक देना पड़ा। इसके बाद फ्रेंच अधिकारियों ने तहकीकात शुरू की। प्लेन का अधिकतर मलबा ग्लेशियर में धंस चुका था, न ब्लैक बॉक्स मिला और ना ही कोई और हिस्सा। इसीलिए एक हाइपोथेसिस तैयार की गई। एकमात्र सबूत था एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम का प्लेन से कम्युनिकेशन। उससे जो तस्वीर निकल कर आई वो कुछ इस तरह से थी जो हम अभी आपको बताएंगे। पायलट इन कमांड ने बेरूत से उड़ान भरी, लेकिन उसे यह ध्यान नहीं रहा कि प्लेन का एक रेडियो उपकरण VHF ओमनी डायरेक्शनल रेंज यानी VOR खराब था। पायलट ने लैंडिंग की तैयारी करते हुए मोंट ब्लांक की ये वो पेन वाला ही नाम है, लेकिन नाम है माउंट ब्लांक, और अपना एस्टिमेट कंट्रोल रूम को बताया पायलट ने। कंट्रोल रूम ने रडार की मदद से पायलट को उसकी पोजीशन बताई ताकि वो अपना एस्टिमेट सही कर फ्लाइट की पोजीशन को चेंज कर सकें। यहाँ पायलट से गलती हुई। उसे लगा कि माउंट ब्लांक की चोटियों को पार कर लिया गया है, साथ ही उसने विमान की ऊंचाई समझने में गलती कर दी। उसे लगा विमान की ऊंचाई इतनी है कि नीचे उतरते हुए फ्लाइट आराम से पहाड़ को क्लियर कर जाएगी, उसके ऊपर से निकल जाएगी।
इसके बाद एक ऑफिशियल नैरेटिव बना। इसके अनुसार फ्लाइट 101 पायलट की गलती से क्रैश हुई थी, लेकिन इस निष्कर्ष पर सबको भरोसा नहीं हुआ। सबसे बड़ा सवाल क्रैश के चंद मिनट पहले के कम्युनिकेशन को लेकर उठा, जिसमें पायलट ने कंट्रोल टावर को बताया कि सब कुछ ठीक है और एयरक्राफ्ट 19,000 फीट की ऊंचाई पर है, यानी माउंट ब्लांक की सबसे ऊंची पीक से 3,000 फीट ऊपर, लगभग 1 किलोमीटर। अब अगर प्लेन इतनी ऊंचाई पर था तो इसके सिर्फ 2 मिनट बाद पहाड़ी से टकरा कैसे गया, ये सवाल सबके मन में आया। फिलिप रेयाल्ता फ्रांस के पब्लिक ब्रॉडकास्टर ORTF के एडिटर हुआ करते थे। सबसे पहले उन्होंने ही प्लेन क्रैश की ऑफिशियल थ्योरी पर सवाल खड़े किए। उन्होंने क्रैश साइट पर अपना खुद का कैमरा क्रू भेजा। ये क्रू पहुंचा माउंट ब्लांक की इटली वाले हिस्से की तरफ। 1843 इस नाम की मैगजीन में छपी रिपोर्ट के अनुसार, 1843 नाम रहा होगा, इसके अनुसार रेयाल की टीम को 2 सबूत मिले। पहले, प्लेन का एक टुकड़ा जिसमें 1 जून 1960 लिखा था, जबकि एयर इंडिया 101 एक बोइंग 707 विमान था और 1961 में ही उसकी शुरुआत हुई थी, बनना शुरू हुआ था। दूसरा सबूत था विमान के मुख्य हिस्से यानी कि फ्यूजलाज का एक पीले रंग का टुकड़ा। एक्सपर्ट्स के अनुसार यह हिस्सा भारतीय विमान का नहीं था। जल्द ही ORTF ने अपनी एक और टीम माउंट ब्लांक पर भेजी ताकि प्लेन के ब्लैक बॉक्स को खोजा जा सके। इससे पहले कि कुछ मिलता, फ्रांस के एक मंत्री ने ORTF के हेड को फोन किया और अपनी टीम को वापस बुलाने को कह दिया। इससे पहले कि टीम वापस आ पाती, रेयाल की इन्वेस्टिगेशन टीम के एक मेंबर ने अपनी एक थ्योरी पब्लिक कर दी, जिसके अनुसार एयर इंडिया का विमान एक दूसरे विमान से टकराया था। ये टीम अपने साथ प्लेन का जो मलबा साथ लाई, उसे भी फ्रेंच अधिकारियों ने अपने कब्जे में ले लिया। जैसे ही ये बात पब्लिक हुई कि फ्रेंच सरकार मामले को दबा रही है, एक के बाद एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बननी शुरू हुई। चूंकि विमान दुर्घटना में मरने वालों में एक नाम भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम के जनक डॉक्टर भाभा का भी था, इसलिए कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को और बल मिलता गया। अब ये सारी थ्योरीज यहीं खत्म हो जाती अगर इस मामले में एक शख्स ने खास रुचि ना ली होती। इस शख्स का नाम था जान डेनियल रॉश। रॉश एक फ्रेंच बिजनेसमैन और पूर्व स्पोर्ट्स पर्सन थे जिनकी हवाई हादसों में खास दिलचस्पी थी। उन्होंने एयर इंडिया विमान के हादसे के बारे में एक किताब पढ़ी और तब से उन्हें इसकी तहकीकात का एक जुनून सा हो गया। रॉश को मदद मिली एक अनजाने दुश्मन से, ग्लोबल वार्मिंग। वो कैसे, समझने में हमें मदद मिली द प्रिंट की एक रिपोर्ट से, जिसके अनुसार ग्लोबल वार्मिंग ने इस प्लेन हादसे की गुत्थियां सुलझाने में अहम रोल निभाया। ध्यान दीजिए, प्लेन हादसा जहां हुआ था वो एक ग्लेशियर था। इस ग्लेशियर का नाम है बोसा ग्लेशियर। वक्त के साथ एक ग्लेशियर निश्चित गति से खिसकते रहते हैं, साधारण तौर पर एक साल में लगभग 1 मीटर के आसपास। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग के चलते बोसा ग्लेशियर काफ़ी तेज़ गति से पिघला और ग्लेशियर के ऊपर बर्फ की चादर जल्द ही नीचे पहुंच गई। साथ ही पहुंचा विमान का मलबा। ग्लेशियर का निचला सिरा फ्रांस के शामनी इलाके से सिर्फ 4 किलोमीटर की दूरी पर है, इसीलिए विमान के मलबे की तहकीकात के लिए ये एक अच्छी जगह साबित हुई। रॉश ने इस इलाके के दर्जनों दौरे किए। यहाँ उन्हें विमान के मलबे के कई हिस्से मिले, मसलन सीट बेल्ट, कॉकपिट के हिस्से, एक फ्लेयर पिस्टल और एक कैमरा भी। साल 2018 में उन्हें फ्लाइट 101 का जेट इंजन में मिल गया, जिसे उन्होंने एक हेलीकॉप्टर की मदद से लिफ्ट करवाया। इन सब टुकड़ों से उन्हें जो सबूत मिले, उससे प्लेन हादसे को लेकर रॉश ने अपनी एक थ्योरी सामने रखी। सबसे पहले तो रॉश ने अधिकारियों पर इल्ज़ाम लगाया। उनके अनुसार फ्रेंच अधिकारियों ने उनकी खोज को रोकने या रुकवाने की कई बार कोशिश की। रॉश की थ्योरी भी कई बार बदली। शुरुआत में उन्होंने ये कहा कि एक मिसाइल से प्लेन को गिराया गया था, लेकिन बाद में उन्होंने थ्योरी दी कि एयर इंडिया का प्लेन एक दूसरे प्लेन से टकराया था। रॉश ने दूसरे प्लेन का नाम भी बताया, F-104G स्टार फाइटर जेट। रॉश के अनुसार 1960 के दशक में इटली की सरकार फ्रेंच मिलिट्री की जासूसी करने के लिए स्टार फाइटर का उपयोग करती थी। इतालवी पायलट फ्रेंच अधिकारियों के डिटेक्शन से बचने के लिए अपना ट्रांसपॉन्डर हटा दिया करते थे, बंद कर देते थे, लेकिन ट्रांसपॉन्डर हटा देने से वो दूसरे एयरक्राफ्ट से भी संपर्क नहीं कर पाते थे और इसी के चलते उस दिन स्टार फाइटर की एयर इंडिया फ्लाइट 101 से भिड़ंत हो गई। ये रॉश की थ्योरी है। रॉश के अनुसार सैन्य मसला होने के चलते इस मामले को वहीं दबा दिया गया था, इसीलिए पूरी बात कभी सामने आई नहीं। रॉश और उनके जैसे कई लोगों के लिए इस गुत्थी का एक महत्वपूर्ण सुराग छुपा है ब्रिटनी में। अब ब्रिटनी फ्रांस का एक शहर है जहां जॉन नोबल बेनेट ने क्रैश साइट्स का एक मेमोरियल बनाया है। नोबल बेनेट फ्रेंच एयर एम्बुलेंस सर्विस में हेलीकॉप्टर पायलट हुआ करते थे। ब्रिटनी के मेमोरियल भवन में विभिन्न क्रैश साइट्स का मलबा रखा हुआ है। इस मेमोरियल में एयर इंडिया के क्रैश से जुड़ी एक खास चीज है, एक बेंट पैनल 25 बाई 12 सेंटीमीटर का। इस पर लिखा है USAF यानी यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स। रॉश और उनकी तरह और लोगों के लिए एक पक्का सबूत है कि एयर इंडिया फ्लाइट 101 अमेरिकन मेड F-104G स्टार फाइटर से ही टकराई थी। इसी पैनल के चलते इस थ्योरी में CIA का नाम भी जोड़ा जाता है। 2008 में रिलीज हुई किताब से भी CIA वाली थ्योरी को कुछ बल मिला। इस किताब का नाम था कन्वर्सेशंस विद द क्रो।
किताब में सीआईए ऑफिसर रॉबर्ट क्राउली और पत्रकार ग्रेगरी डगलस के बीच बातचीत का ब्यौरा दिया गया है। इस किताब में एक जगह क्राउली ग्रेगरी से कहते हैं, तुम्हें पता है 60s में जब भारत ने एटॉमिक बॉम्ब पर काम करना शुरू किया था, हम मुसीबत में पड़ गए थे क्योंकि वो रशियंस के साथ थे। आगे बोलते हुए उन्होंने प्लेन हादसे के बारे में कहा, यकीन करो वो बहुत खतरनाक था। भाभा न्यूक्लियर मामले में वियना जा रहे थे और इससे और बड़ी दिक्कतें खड़ी हो सकती थी। तभी उनके प्लेन के कार्गो में एक बम विस्फोट हुआ और प्लेन क्रैश में उनकी मृत्यु हो गई। कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज से इतर लोगों को माउंट ब्लांक में विमान हादसे से जुड़ी कई चीजें मिलती रही हैं। 2008 में इस जगह हिंदुस्तान टाइम्स वीकली अखबार की एक कॉपी मिली थी। 2013 में एक व्यक्ति को यहां पर एक ज्वेलरी का केस मिला जिसकी कीमत $2,70,000 आकी गई। साल 2020 में अखबार नेशनल हेराल्ड का एक पन्ना भी मिला जो 20 जनवरी 1966 का था। इसमें इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री बनने की खबर छपी थी। क्रैश साइट पर मिलने वाली सबसे खास चीज थी कुछ डिप्लोमेटिक केबल। माना जाता है कि डॉक्टर भाभा इन्हें अपने साथ लेकर चल रहे थे। इनमें 1966 में चीन के न्यूक्लियर प्रोग्राम, चीन और सोवियत संघ के रिश्तों से जुड़ी जानकारियां भी थी। डिप्लोमेटिक केबल बोलते हैं, लेकिन ये एक डॉक्यूमेंट होता है जो A to B भेजा जाता है ज्यादातर राजनयिक मामलों में। अब आते हैं इस पूरे कहानी के एपिलॉग पर। चूंकि फ्लैट अर्थ या कोविड जैसी कोई चीज नहीं होती, हर तरफ की बातें मानने वाले लोगों को भी कॉन्स्पिरेसी थेरिस्ट की कैटेगरी में जोड़ दिया जाता है। इसीलिए कॉन्स्पिरेसी थेरीज के साथ एक नेगेटिव कॉनोटेशन जुड़ गया है। लेकिन डॉक्टर भाभा की मृत्यु से जुड़ा विमान हादसा हो या शास्त्री जी की मौत, इसमें सुई अटकती है सरकार की तरफ। चूंकि ये मामले अंतर्राष्ट्रीय रूप से सेंसिटिव हैं, इसीलिए सरकार इनमें कोई भी स्टैंड लेने से बचती आई है। कुछ भी खुलकर सामने नहीं आ पाता और लोगों को लगता है लॉकअप में छुपा कर रखी चीज है तो जरूर कीमती होगी, और इस तरह नित नई थेरीज का जन्म होता रहता है। तारीख के इस एपिसोड को लिखा था हमारे साथी कमल ने और कैमरे पर रिकॉर्ड किया था इसे जेरी ने। देखते रहिए द ललन टॉक।